जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे और आप सामने भी देख रहे हैं कि आज हम लोगों की जो शुरुआत क्लास हो रही है वो भारतीय इतिहास फाउंडेशन क्लास, एक फाउंडेशन बैच, जीरो से लेकर के हीरो तक। जिनको इतिहास एकदम नहीं आता है और जिनको बहुत ज़्यादा आता है, दोनों लोग देख लेंगे, या जिनको मीडियम में आता है तो सबके लिए बेहतर क्लास। जिसको बहुत ज़्यादा आता है वो पहले से ही स्किप करके निकल जाए, उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको नहीं आती है, जिनको एकदम सरल भाषा में, एकदम व्यवहारिक भाषा में, एकदम देसी अंदाज में पढ़ना हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है पीसीएस है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसएससी, पुलिस, दरोगा, रेलवे, जहाँ भी आपको लेखपाल कोई भी एग्जाम देना है, चाहे वो स्टेट यूपी स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो या बीपीएससी का हो या और कोई एग्जाम है, जहाँ पर अगर भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये फाउंडेशन बैच है। थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी लेंदी क्लास हो सकती है, क्योंकि यूपी पेट का लेवल आप देख ही सकते हैं। तो जब यूपी पेट का लेवल है तो यूपी पीसीएस अभी देख रहे हैं दिसंबर में हुआ है, इसका क्या दशा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन लाइनर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जब तक उसका पूरा व्यवहारिक ज्ञान बहुत विधिवत तरीके से नहीं होगा, तब तक हम लोगों को कहीं ना कहीं इसमें समस्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम भारतीय इतिहास की यहीं से शुरुआत करते हैं। इतिहास का मतलब होता है कि आज ही की कोई बहुत बड़ी घटना कल का क्या बनती है, इतिहास बनती है। ठीक, प्राचीन काल में जैसे मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, फिर धरती का जन्म कैसे हुआ, यहाँ से लेके बिग बैंग से लेके, देखिए कहीं ना कहीं इतिहास को हम आपको पूरा मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक, एक बार आप मन लगा के अगर पहला क्लास देख लेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। जो लिखेंगे वह साफ साफ आपको दिखाई देगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, आपको यहाँ भी समझ में आएगा। ठीक, कंटेंट आपका बेहतर होना चाहिए, इस पर निर्भर करता है। ठीक, तो इति धन हा धन आस, ऐसा निश्चित था कि कल की, आज की कोई बहुत बड़ी घटना कल का क्या बनती है, इतिहास बनती है। इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध हुए, और भी तमाम प्रकार की क्रांतियाँ हुई, तमाम प्रकार के राष्ट्रों का उदय हुआ। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व का इतिहास भी। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन उठाते हैं। जो आपके पीसीएस या छोटे एग्जाम में उठाते हैं वो हम बेसिक तरीके से जोड़ के आपको पढ़ा देंगे, और प्रयास ये रहेगा कि लेवल आपका बेहतर हो। एक बार मन लगा के अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, अब ये वीडियो जितनी भी इतिहास की है, ये सारी वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जा रही है। उसके बाद ये पब्लिक उस पर अपलोड हो जाएंगे, फिर एक एक दिन ऑटोमेटिक पब्लिक होती रहेगी। कम से कम 10 वीडियो हम रिकॉर्ड करके इस पर डाल दे रहे हैं। उसके बाद ही आपको जब ये वीडियो जिस दिन आपको मिलेगी, समझ लीजिए कि ये 5-7 दिन पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, और इसके साथ 10 वीडियो ऑलरेडी उस पर रहेगा। मान लीजिए एक आध दिन किसी दिन नहीं पढ़ा पाया, कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई, तो वो आपका सीक्वेंस गड़बड़ ना होने पाए। इधर लोग पीटी में व्यस्त थे तो हमने कहा आप 24 के मतलब 22 के बाद ही शुरू किया जाएगा। तो पेपर अब हो गया, अब आप लोगों की क्लासेज शुरू कर दी गई हैं। तो भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इसका विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धरती की उत्पत्ति, धरती एवं मानव की उत्पत्ति। इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। एक कथन भी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो इसका विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानते, उसके बाद में आपका आता है मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, विश्व इतिहास भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हम शुरू करेंगे क्या, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग बात करें कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले ये आपको रटा होना चाहिए। तो प्राचीन इतिहास के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, ऐतिहासिक रूपरेखा एवं मानव की उत्पत्ति। दूसरा हम लोगों का टॉपिक आता है, दूसरा प्रागैतिहासिक काल। काल के बाद तीसरा टॉपिक आपका आता है ताम्रपाषाण काल। के बाद आपका अगला टॉपिक आता है नदी घाटी सभ्यता। पांचवा टॉपिक आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, सभ्यता। ठीक, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है धार्मिक आंदोलन। आंदोलन को नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं,
यहीं पर हम लोग बौद्ध धर्म भी पढ़ लेते हैं, यहीं पर हम लोग शैव धर्म के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और यहीं पर वैष्णव धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये आपके धार्मिक। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है इसमें महाजनपदों का उदय एवं मगध का उत्कर्ष। हम काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत का इतिहास जो आता है 10 नंबर पे, मगध का उत्कर्ष जब होता है तो धननंद की मृत्यु होती है और नंदवंश समापन होता है, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल हम लोग यहाँ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव, पारथियाई, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। तो प्राचीन इतिहास का टॉपिक जो है इतना है, इतने टॉपिक आपको एकदम पूरी तरह से रटे होने चाहिए। ये ऐसे समय को कहा जाता था जब मानव पूरी तरह से निरक्षर हुआ करता था। निरक्षर। सबसे पहले हम देखेंगे धरती पर या पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति। तो धरती एवं मानव की उत्पत्ति, धरती की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति। सबसे पहले ये बताया जाता है ज्योग्राफी में कि बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के आधार पे, उसी आधार पे तथ्य माना जाता है कि कोई भी एक पदार्थ मटर के दाने के समान हुआ करता था। जब उसका विस्फोट हुआ तो उसके बाद कई हजार करोड़ आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। एकदम इन्फानाइट है, जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में है। कहाँ है, क्या है, इससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ये है, ये आपका टुकड़ा है। टुकड़ा का मतलब ये आपकी धरती है, और इस पर जो है एक ही चट्टान सबसे पहले हुआ करता था, जिस चट्टान को कहते हैं पैंजिया। क्या कहते हैं, पैंजिया। अब आप कह रहे होंगे आप तो हिस्ट्री शुरू किए हैं, आप तो ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को समझिए। अब ये आपका है जलीय भाग, इसको क्या कहा गया, पैंथालासा। स्थलीय भाग है, इसको कहा गया पैंजिया। कई हजार करोड़ वर्ष के बाद फिर परिवर्तन हुआ। तो जब फिर परिवर्तन हुआ तो ये जो पैंजिया है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, इसको नाम दे दिया गया क्या, तेथिस सागर का। ये जो ऊपर वाला था, ये जो पैंजिया दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, तो जो ऊपर वाला था इसको कहा गया लारेशिया, गोंडवाना। लारेशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। लारेशिया का जब टूटता है तो इससे सबसे पहले एक ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसी से यूरोप का निर्माण हुआ, और इसी से ही एशिया का निर्माण हुआ। लेकिन जब गोंडवाना टूटता है ये, तो दक्षिणी अमेरिका बना। उसके बाद आपका अंटार्कटिका बना, जो आज निर्जन महाद्वीप है। उसके बाद एक आपका बना दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और फिर आपका अफ्रीका हो गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। दक्षिण भारत क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, जब वो एशिया महाद्वीप में है, ये सब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। ये चला गया एशिया महाद्वीप में। 4 महाद्वीप इधर हो गए, 3 यहाँ हो गए, 7। ग्लोब पर, धरती पर 7 महाद्वीप आ गए। तो जब धरती पर 7 महाद्वीप आ गए तो 7 महाद्वीप पे वह कौन सा महाद्वीप था जहाँ पे सबसे पहले मानव का जन्म होता है, तो वो महाद्वीप था अफ्रीका महाद्वीप का। कौन सा है, लाल सागर। ये आपका है भूमध्य सागर। इधर आपका एशिया है, ये है मेडिटेरियन सी, जिसको हम लोग भूमध्य सागर भी बोलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप। यहीं से ही मानव की उत्पत्ति शुरू होती है। तो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले यहीं पर ही मानव का जन्म हुआ, तो यहीं पर होता है मानव की उत्पत्ति। इसी कारण से अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालना कहते हैं, या जन्म स्थली। मानव का पालना या फिर जन्म स्थली कहते हैं अफ्रीका को। क्यों, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से ही सबसे पहले मानव की उत्पत्ति होती है, यहीं से ही मानव का कर्मी विकास शुरू हो जाता है। भाई पूरा अगर हम लोग देखें कि अपने सौर मंडल में मात्र एक ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, बाकी और ग्रहों पे जीवन संभव। सूर्य की संख्या 1 है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की संख्या असंख्य, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। रात में हम लोगों को दिखते हैं। सूर्य एक तारा है, तो जब सूर्य एक तारा है तो रात में आप देखिए तारा तमाम टिमटिमाते रहते हैं। अब इसमें जो है एक ग्रह आपका बुध है, एक अर्थ है,
जिस पे क्या हुआ, जीवन संभव हुआ। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव हुआ, यही एकमात्र ऐसा है जहाँ पे जीवन संभव हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वो क्या है, ऐतिहासिक रूपरेखा एवं मानव की उत्पत्ति। हमने आपको बताया ऐतिहासिक रूपरेखा का मतलब ये हुआ कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ऐतिहासिक रूपरेखा मतलब प्राचीन में हम लोगों को इतना टॉपिक पढ़ना पड़ा। ऐतिहासिक रूपरेखा का मतलब ये हुआ कि हमारी जो धरती थी, जलीय भाग को पैंथालासा, स्थलीय भाग को पैंजिया। पैंजिया जब टूटता है लहरेसिया या गोंडवाना में बनता है, बीच में तेथिस सागर आता है। फिर जैसे जैसे महाद्वीप जो है निर्माण होता है महाद्वीपों का, वैसे वैसे महासागरों का भी निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो गया, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महासागर और उत्तर में है आर्कटिक। अब ये 5 है, लेकिन आप गाना सुनते हैं 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ। अभी का मतलब है जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो हमारे ग्लोब के एकदम बीचों बीच से निकलती है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये होगा कि उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, इस प्रकार से यहाँ आप देखे हैं। तो इस प्रकार देख लिए इसका निर्माण हुआ, इनसे, इन महाद्वीपों से इसका हुआ, इनका हुआ। और अफ्रीका ही महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप था जहाँ पे जीवन संभव हुआ। ठीक, और ये जितने भी ग्रह हैं, यही एक ग्रह है जो जीवनदायिनी ग्रह है, जहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई। बाकी और किन्हीं ग्रहों पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई। अब जब यहाँ मानव की उत्पत्ति हुई, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, किस प्रकार से, वो कौन सा बंदा था, कैसे कैसे मानव जो है ऐसे चारों पैरों पर चलता था, फिर 2 पे आया, फिर सीधा हुआ, फिर पूंछ गायब हो गई, और आज इतना एकदम डेंट करके पूरा पेंटिंग वगैरह करके आधुनिक हो गया, मॉडर्न हो गया। उसका रहन सहन, खान पान, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप भारतीय इतिहास देख लीजिएगा और उसके बाद इनका विभाजन नोट करिएगा। फिर आप पूरे सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप बना लीजिएगा, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि मान के, चाहे इसको भौगोलिक दृष्टि मान के। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पहले टॉपिक पे, ऐतिहासिक रूपरेखा एवं मानव की उत्पत्ति। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, इसको भागिएगा नहीं, इसको पहले रट लीजिएगा, एक दो बार आप लिखने का प्रयास करिएगा, एक ऐसे इसको देखिएगा, फिर विचार करिए ये था ये था ये था, ऐसे 2-3 बार आप इसको लिखेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, हमें तो अब लगभग बहुत कुछ तैयार हो, क्योंकि एग्जाम जो अब हो रहे हैं उनके क्वेश्चन के लेवल अब बढ़ रहे हैं। वो रट्टू वाला नहीं आ रहा है कि बाबर का जन्म कब हुआ था या महावीर स्वामी ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, ना 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 ना। अब अलग तरीके से ऐसे 4-5 क्वेश्चन दे देगा, एक तरफ महापुरुषों का नाम दे देगा, एक तरफ जो है पूछ लेगा उनके निर्वाण स्थल पूछिए मिलाइए, या कहाँ कहाँ किसका किसका निर्वाण स्थल था, किसका किसका प्रतीक चिन्ह जन्म, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मानव की उत्पत्ति हो गई, ठीक, महाद्वीपों की उत्पत्ति हो गई, धरती बन गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव का विकास कैसे कैसे और किस किस आधार पे होता है। तो देखिए, सबसे पहले धरती पर मानव की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें था, आज बाद में ये भाई इतना मॉडरेट हुए हैं, बंदरों से मानी जा रही है। कौन सा बंदर था? एप्स था, APES, जिसको क्या कहते हैं, कपी मानव, कपी बंदर। मानव का जीवाश्म अगर हम लोग देखेंगे, ड्रायोपिथेकस, एंथ्रोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये मानव के पहले जीवाश्म थे। इनका रूप क्या था? रूप तो वर्तमान में जो हमारे किन्नर समाज है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बंदर ये 4 पैरों पर चलते थे, तो जब 4 पैरों पर चलते थे तो ऐसे झुके होते थे, तो जितना इनका सर ऐसे उठता था उतना फल अपना खा लेते थे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक पहुँचते थे, अब इतने लेवल, इतने ऊंचाई में जंगल में जितने फल फ्रूट वगैरह होते थे सब खा लिए। अब उससे ऊपर फल तो है लेकिन ये पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लपक रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब बेचारे क्या किया, बस एक दिन क्या हुआ, इसे खड़ा हुआ और उसके बाद ऐसे एक टहनी पकड़ के ऐसे बढ़िया बढ़िया तोड़ के खाने लगा। तो पैर दर्द करा, फिर एक दो ठू खाया, फिर रुक गिर गया, फिर ऐसे खाया, फिर तो धीरे 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 क्या हो, अभ्यास बन गया। जब एक ठू देखा है ये तो टांग के खा रहा है, तो अगला देखा वो फुदुक फुदुक का दिमाग लगाने लगा, वो फुदुक फुदुक का, जब वो दिमाग लगाने लगा तो धीरे 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 क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी भैया इन लोगों की सीधी हो गई। जब सीधी हो गई तो बढ़िया से धीरे धीरे झुक के चलने लगे, झुक से फिर धीरे धीरे फिर ऐसे 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 करके, और आज देखिए कितने मॉडर्न हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है इन लोगों की स्थिति बनती है। तो सबसे पहले मानव का जो जीवाश्म था
ये जैसे हमारे समाज में वर्तमान में किन्नर समाज है, इसी तरह से एक तरह से कहा जाए आधा ये पुरुष भी थे आधा महिला भी थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद जो है इन्हीं लोगों से ही किसका निर्माण हुआ, इन्हीं लोगों से ही महिला वर्ग और पुरुष वर्ग का निर्माण हुआ। तो महिला का जो वर्ग था वो था शिवापिथेकस और जो पुरुष वर्ग का था वो रामापिथेकस। जैसे कोई फोटो दिख रहा है तो उसमें आधे शरीर एक तरफ भगवान शंकर की दिखती है, आधी शरीर जो है माता पार्वती की दिखती है। कोई आपको ऐसा फोटो या दृश्य नहीं देखने को मिला होगा कि आधे में राम का हो और आधे में सीता का हो। तो इसमें जान लिए जो शिव थे उसमें आधे में पार्वती, तो शिवापेथिकस से ट्रिक हो गया, महिला वर्ग का जीवाश्म था, और रामापेथिकस का क्या हो गया, पुरुष वर्ग का जीवाश्म था। फिर धीरे 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 परिवर्तन होता गया। जब परिवर्तन हुआ कई हजार साल के बाद, तो परिवर्तन के बाद कौन आता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये क्या था, ये आधुनिक मानव था। अब इसकी उत्पत्ति कब होती है, इसकी उत्पत्ति अभी हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे, उच्च पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल का उच्च पुरापाषाण काल किसका भाग है, पुरापाषाण काल का, क्योंकि पुरापाषाण काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। अभी हम आपको ये नहीं बताए इतिहास के पिता कौन है, प्रागैतिहासिक काल के पुरातत्व के, भारतीय पुरातत्व के, विश्व पुरातत्व के, ये सब अभी आपको नहीं, वहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे ही नहीं। अभी तो जीव जंतु कीड़े मकोड़े, फिर धीरे 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 कई हजार करोड़ वर्ष के बाद तो बंदर आए, बंदर फिर सीधा चलना शुरू हुए, फिर इन्हीं से धीरे धीरे इन्हीं बंदरों से ही इस प्रकार के जीवाश्मों का उदय हुआ, जो कहा जाता है कि किन्नर समाज की तरह हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे इनसे महिला और पुरुष वर्ग का जीवाश्म आया, फिर शिवापेथिकस आया, रामापेथिकस आया, आधुनिक मानव होमो सेपियंस आया। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये शिवापेथिकस है, रामापेथिकस है, महिला का अलग था, पुरुष का अलग था। क्या हुआ, इनकी वजह से इनका गर्भधारण हो गया। जब इनका गर्भधारण हो गया तो रामापेथिकस पुरुष वर्ग वाले थे, जाओ 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 डाउनलोड तो इनकी हो भैया, तो इन जाओ खाओ पियाओ। अभी बेचारे मामला फंस गए। इनके दिमाग में आया कि इसका बच्चा जिसे पैदा होगा हम तुरंत गन 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 भागना शुरू कर देंगे। इनको ये नहीं पता था, कुछ दिन तक थे, जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो क्या महीन का है। अब अगर वो महिला जो है इस बच्चे को कहीं रख के जंगल में शिकार करने चली जाएगी, उसके बच्चे का ही शिकार हो जाएगा। अब लियो, अब बेचारी ये कहाँ जाए। फिर धीरे धीरे वो बचवा जो था, इनका बप्पा कही, इनका अम्मा कही, बस दोनों जने भैया सब में एक दूसरे के प्रेम बन गए। मामला फिर जो इनको ताना मार रहे थे, अब वो नहीं इनसे कहने लगे हमरो जुगाड़ लगाओ भैया, वो मामला फिट करो। तो धीरे धीरे कहने का मतलब है परिवार का निर्माण हो गया। ऐसे ही परिवार का निर्माण हुआ, फिर 1 परिवार 2 परिवार, एक समूह बनने लगा, एक गाँव बनने लगा, एक कबीला टाइप में बड़े बड़े समूह इन लोगों के बनने लगे। फिर ये धीरे धीरे नदियों के किनारे बसने लगे, फिर इनकी बेहतर सभ्यता बनी, फिर ग्रामीण, फिर बेहतर, फिर ग्रामीण, फिर बेहतर। उसके बाद ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल आया कि जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो गए। तो अभी वहाँ हम लोग नहीं पहुँचे, वहाँ क्रम वाइज पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो परिवर्तन के बाद क्या हो गया, होमो सेपियंस आ गया, और जब होमो सेपियंस आया तो इसको आधुनिक मानव कहा गया। इसकी उत्पत्ति उच्च पुरापाषाण काल में हुई। अब तो भैया मानव आ गया। अब इसके रहन सहन खान पान का क्या था, तो इसका जो खान पान था आखेटक और खाद्य संग्राहक था। शिकार करना, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, मतलब खाद्य पदार्थों का संग्रह करके इकट्ठा करके ये लोग खाते थे। अब जब शिकार करेंगे तो उसके लिए औजार की जरूरत पड़ेगी। तो जो औजार इनके सबसे पहले प्रयोग किए गए थे, कौन से औजार थे सबसे पहले औजार, तो औजार ये पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, आगे भी आपको बताएंगे, कुल्हाड़ी हो गई, बिदारणी हो गई, क्लीवर हो गया, खंडक हो गया, गड़ासा जिसको बोलते हैं, खंडक हो गया, पेबुल उपकरण हो गया। उसके बाद जो है इन लोगों को धातुओं की भी जानकारी शुरू हो गई। खोजने की अगर ये लोग बात करें कि किस धातु की खोज किए थे, तो सोना की खोज किए थे। लेकिन प्रयोग में इन्होंने किसको लाया, तो प्रयोग की बात करें तो तांबा हो जाएगा। क्यों ऐसा कंफ्यूजन है मामला, देखिए सोना क्या था, एक मुलायम धातु थी। सोना जो था वो मुलायम धातु हुआ करती थी। तांबा की अगर हम लोग बात करें तो ये कठोर धातु है, कठोर, दोनों में अंतर है। मान लीजिए
मुलायम धातु का कुल्हाड़ी बनाए ये लोग ऐसे। और उस समय झुमकी नथुनी कोई मतलब नहीं था, उस समय कुल्हाड़ी औजार वगैरह बनाते थे, कोई कीमतें नहीं थे। ऐसे मान लीजिए कुल्हाड़ी बनाई ये लोग। शुद्ध 24 कैरेट का सोना हुआ करता था, वो पसर पसर के फिर इसे डोल मडोल आकार का हो गया, फिर इसे डोल मडोल। तो कई बार प्रयोग किया, ये प्रयोग में नहीं हुआ। जब प्रयोग में नहीं आया तो कहे हटाओ यार, छोड़ो, इसको कोई मतलब नहीं। तांबा का जब प्रयोग किए तो जैसे मान लीजिए कोई औजार इसका बनाए, ये कठोर धातु हुआ करती थी। जब इसका औजार बनाए ये देखिए ऐसे औजार बनाए ये, अब ये कहीं ना कहीं मजबूत थी, तो इन लोगों ने सोचा हाँ ये मामला सही है भैया, इसका अब हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी सोना, लेकिन मुलायम होने के कारण मानव उसका प्रयोग नहीं कर सका। कठोर धातु तांबा थी, और उसके बाद धीरे धीरे मिश्रित धातु का भी ये लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए, जिसको क्या कहा गया, कांसा। कांसा आपकी क्या है, एक मिश्रित धातु है। कांसा क्या है, मिश्रित धातु है, जो तांबा प्लस किसके मिलने से बनती है, टिन के। तांबा मान के चलिए कि 90% मात्रा होती है, और इसकी मान के चलिए 10%। किसका निर्माण होता है, कांसा की। और कांसा क्या है, एक मिश्रित धातु है। कौन सी धातु है, मिश्रित धातु है। कांसा आपकी एक मिश्रित धातु है। इसी का प्रयोग मानव ने करना शुरू किया, और सिंधु सभ्यता में इसका इतना तीव्र गति से प्रयोग हुआ कि जो है उस सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ने की दृष्टि से भारतीय इतिहास का विभाजन। सबसे पहले आपका आता है प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाणित साक्ष्य। इसमें आधा अधूरा साक्ष्य, इसमें आधा अधूरा साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल की बात करें, समाज पूरी तरह से निरक्षर। ठीक, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में क्या रखेंगे, इसमें हम लोग रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। चीजें मिली थी आधा अधूरा, स्नानागार मिला था तो पानी नहीं, कंकाल मिला था पुरुष का तो महिला का नहीं, दीवारें मिली थी तो छत नहीं, चबूतरा मिला था तो वहाँ क्या होता था, ये मतलब जो भी साक्ष्य मिले हैं वो अभी तक प्रमाणित नहीं है। लिपियाँ मिली हैं 10 अक्षरों की, तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। सेम वही कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाती है। वैदिक सभ्यता का भी पता चला कि ये नगरीय सभ्यता थी, तो इनकी ग्रामीण सभ्यता थी। ऐतिहासिक चीज़ें जो मिलनी शुरू होती हैं वो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, हाँ क्लियर है। गौतम बुद्ध थे, उनके ये उपदेश यही इस तरीके से थे। जैन धर्म में इतने तीर्थकर वगैरह थे, ये प्रमाणित है इस तरह से। उसी तरह से आपका प्रागैतिहासिक काल, समाज पूरी तरह से निरक्षर था। ऐसे समाज को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक, अब यहीं पर सवाल बनता है कि भैया इतिहास के पिता कौन है, इनके पिता कौन है। तो इनके पिता हैं हेरोडोटस, यहीं लिख देते हैं, इनके पिता हैं हेरोडोटस। इनकी एक पुस्तक है, जो यूनान के रहने वाले थे, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। 5वीं सदी के आसपास की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें, 5वीं सदी के। और इसमें भारत एवं फारस का वर्तमान नाम क्या है, ईरान। 2 देशों के संबंधों का वर्णन किया गया है, भारत और फारस। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस जो यूनान के निवासी हैं, इनका स्थान क्या था, यूनान देश, यूनान। ठीक, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जो 5वीं सदी के आसपास लिखी गई। इसमें भारत और फारस 2 देशों के संबंधों का वर्णन किया गया है। अब उसके बाद है इतिहास का जो प्रमाण बतलाया जाता है। इतिहास का जो प्रमाण वो 2 आधार पे, एक तो पौराणिक कथाओं के आधार पे, और एक औजारों या उपकरणों के आधार पे। तो एक आपका पौराणिक युगों या पौराणिक कथाओं के आधार पे 4 भागों में यहां भी बतलाया जा रहा है। इधर आपका औजारों या उपकरणों के आधार पे, औजारों या उपकरणों के आधार पर इसका भी विभाजन जो है वो 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है पाषाण काल। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय मानव पत्थर का जानकार था, केवल पत्थर की जानकारी थी बस,
केवल पत्थरों का ही युग हुआ करता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों का ही सारा सब कुछ इन लोगों का चलता था। इसके बाद मानव को जो है तांबे की जानकारी हुई। इस काल को क्या कहा गया? ताम्रकाल। ताम्रकाल कहा गया। ताम्रकाल मतलब क्या हुआ कि इसमें तांबे की जानकारी हो गई। मानव पत्थर के बाद अब जो है धातुओं में भी प्रवेश कर गया। उसके बाद तीसरा आपका आता है कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इसलिए इसको कांस्य काल कहा गया। क्या कहा गया? कांस्य काल कहा गया। और कांस्य काल जब कहा गया तो इसका मतलब कांसे का प्रयोग शुरू कर दिया। कांसे का प्रयोग, जब कांसे का प्रयोग शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं मानव के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब इसके बाद जो है चौथे नंबर पे आपका आता है लौह काल, जो आज वर्तमान समय में मानव इसका प्रयोग कर रहा है। लोहे का सबसे ज़्यादा अगर देखें तो आज वर्तमान में लोहे का प्रयोग हो रहा है। तो इस आधार पर इतिहास को प्रमाणित लिखा गया, मतलब यही मुख्य प्रमाण माना गया। मुख्य प्रमाण, यही इतिहास का क्या माना गया? मुख्य प्रमाण माना गया। ठीक। बाकी युगों या पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले आता है सतयुग। क्या आता है? सतयुग। त्रेता युग, तीसरे पर द्वापर युग। द्वापर युग। चौथे पे कलयुग जो वर्तमान समय में चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ठीक। इसमें सभी युगों का क्रम पूछा जाता है, पहले कौन आया दूसरे पर, तो सतयुग या कृतयुग भी इसको कहते हैं। इसको दूसरा कृतयुग कहते हैं क्योंकि इसमें हरिश्चंद्र का अवतार। त्रेता देखिए 2 अक्षर का है, द्वापर 3 का है, तो ये सतयुग सबसे पहले आ गया, सबसे पहले सतयुग वाला, फिर त्रेता 2 है, दूसरे पे त्रेता आएगा, द्वापर तीसरे, और कलयुग सबसे लास्ट में। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो था वो आपका था सतयुग। अच्छा, सतयुग मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी है ना, कि राजा हरिश्चंद्र जो है इतने ईमानदार थे कि खुद बिक गए, पत्नी बेच दी, बच्चा बेच दिए। इनके बच्चा का नाम रोहित था। भगवान ने पता चला कि सांप बन के उसको डस लिए। फिर इनकी पत्नी तारावती उस बच्चे को लेकर के पहुंचती हैं घाट पे। वहाँ पर ये बच्चे डोम बने बैठे थे और इन्होंने कहा कि जब तक टैक्स हम लेंगे नहीं तब तक आपको दफन नहीं करने देंगे, है ना। एक गाना सुने होंगे, तारा लई के रोवे रोहित के ठठरिया दमरिया कहाँ पाई बलमा, तो वही वाली कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र इतना ईमानदार थे, इतना कि अपने बच्चे का भी दफन करने के लिए उन्होंने टैक्स लिया। तो वो साड़ी जब फाड़ना शुरू की तो ईश्वर आए और अपना आशीर्वाद दिए, सब लौटे। तो यही एक माना गया इनका सतयुग था, है ना, बहुत सच्चा युग था। और दूसरे पे कौन सा आता है? त्रेता युग आता है। कौन सा आता है? त्रेता। भैया ईमानदार लोग हो गए लेकिन कोई किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसके बाद कौन सा युग आ गया? त्रेता युग। त्रेता युग में किसका अवतार हुआ? राम का अवतार हुआ। दशरथ ने कहा राम कहीं जी, कहीं आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। भैया 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। शायद ये 14 वर्ष के लिए वनवास न गए होते भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना कहे जाते, है ना। तो जब इतने बड़े घर के राजा और बड़े लड़का होकर के अपने पिता का आज्ञा माने तो लोग भैया ईमानदार हो गए, आज्ञा भी मानना, लेकिन प्रेम भावना एकदम गायब हो गई। जब प्रेम भावना गायब हो गई तो भैया मथुरा में जो है द्वापर युग आ गया। अब जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में किसका अवतार होता है? कृष्ण का अवतार होता है। तो कृष्णा अवतार आप देख लीजिए, कृष्णा अवतार जवन खतरनाक भैया प्रेम भावना बांट के चले गए। आज बेचारे हर बंटी बबली परेशान है इसके चक्कर में। मामला ऐसा बांसुरी बजाते थे, कुकुर बिलार मनेगा। जब कहने का मतलब एक प्रेम भावना, एक माँ बच्चे का, पति पत्नी का, भाई बहन का। तो एक तरह से देखा जाए कि ईमानदार लोग हो गए, लोग कहना मानना शुरू कर दिए, एक प्रेम भावना आ गई। अब भैया कलयुग चलिए, मामला सब गड़बड़। कल्कि का अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, जब पाप वगैरह बढ़ जाएगा तब कल्कि का अवतार होगा। अभी जो है कल्कि का अवतार नहीं हुआ है। कल्कि का अवतार होगा, कल्कि का अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। तो इसको केवल मिलान करने के लिए पूछता है, यहाँ से सिर्फ जो है मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है या फिर इसका क्रम आ जाता है। इस आधार पे इतिहास को मजबूती के साथ नहीं रखा गया, धार्मिक पौराणिक कथाओं के आधार पे। हाँ, औजारों उपकरणों के आधार पे इतिहास को मजबूती के साथ रखा गया है। पाषाण काल, ताम्रकाल, कांस्य काल, लौह काल, यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगली क्लास जो हम लोगों की होगी उसमें हम लोग इतिहास के पिता यहाँ देख लिए, प्रागैतिहासिक देखेंगे, विश्व देखेंगे, ताम्र पाषाण को व्यवस्थित किसने किया। हाँ, ये जो पाषाण काल है, ताम्र पाषाण, कांस्य काल, इसको व्यवस्थित करने का श्रेय, या हम कह सकते हैं कि इसका पिता जो है वो थॉमसन को माना जाता है। किसको माना जाता है? थॉमसन को माना जाता है, इसका पिता थॉमसन को। वहीं प्रागैतिहासिक काल का पिता की अगर हम लोग बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। रॉबर्ट
ब्रुस फुट, रॉबर्ट ब्रुस फुट को माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का। वहीं विश्व प्रागैतिहासिक काल का पिता किसको माना जाता है विश्व में, तो भी रॉबर्ट ब्रुस फुट को। लेकिन भारतीय पुरातत्व का पिता किसको माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। प्रयास यही है कि 35 से 40 मिनट के अंदर की ही आपकी वीडियो हो, लंबी ज़्यादा ना हो। प्रयास यही रहेगा 40 मिनट से कम ही रहे, 35 से 40 के बीच में आपका रहेगा। छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, लेकिन हाँ टॉपिक जो रहेगा वो आपका एकदम ज़बरदस्त रहेगा और मज़ा भी आएगा। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर था, इसमें थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे वैसे चीज़ें आप लोगों को आसान हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।